गुड इवनिंग क्लास। मैं प्रीतम सिंह। लाइव सेशन में हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास। तो बेटा हिंदी की क्लास में आज मैंने टॉपिक लिया है वर्णमाला का। वर्णमाला टॉपिक से चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई हो, चाहे जेल पेरी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो संविदा का, क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। तो वर्णमाला से क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आती है। तो ये समझ लेते हैं कि किससे मिलकर बना होगा वर्ण। वर्णमाला जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। एक इसमें लिखा है वर्ण और एक लिखा है इसमें माला। वर्ण का मतलब क्या होता है बेटा, मुख से जो उच्चारित ध्वनियाँ हैं उनको लिखने के जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं या उच्चारित ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण या अक्षर। और माला शब्द जिसके पैसे भी लगता है, जैसे हम बोलते हैं फूल माला, तो वो क्या करती है, फूलों को व्यवस्थित। तो इस प्रकार वर्णमाला का मतलब ये हो गया कि वर्णों का व्यवस्थित जो समूह है वो क्या कहलाता है बेटा, वर्णमाला। रिसेंटली ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। एमपीएसआई 2016 में ये 15 सितंबर को आया हुआ है सुबह 9 बजे। जेल पेरी में भी 5 दिसंबर को ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये याद रखेंगे आप। आगे हम इसके बढ़ते हैं, कुछ नोट पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है वर्णमाला टॉपिक से, जो आते हैं बार बार। एक तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं बेटा हम या तो वर्ण को और या तो बोलते हैं ध्वनि को। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि या तो ऑप्शन में या तो वर्ण होगा या तो क्या होगा, ध्वनि होगा। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आते। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली लेबर इंस्पेक्टर में आया हुआ है 9 जनवरी 2017 को सुबह 9 बजे। उसमें पूछा गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ऑप्शन क्या था, उसमें आंसर था वर्ण। तो ये क्वेश्चन याद रखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या ध्वनि। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था मैंने, अक्षर, कि अक्षर किसे कहते हैं। वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज़ हैं, ये इन्हीं के आपस में समानार्थी शब्द हैं। अक्षर उसे बोलते हैं जिसका क्षर नहीं होता या जिसका नाश नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, अक्षर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और है, ये कभी आया नहीं है पर ये आप याद रखें कि वर्तनी किसे कहते हैं। हम बोलते हैं ना कि वर्तनी शुद्ध लिखो, वर्तनी शुद्ध लिखो। वर्तनी किसे कहते हैं बेटा, लिखने की जो रीति होती है या पद्धति होती है, आपके लिखने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, वर्तनी कहलाता है। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, हिज्जे भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम कि जो वर्णमाला है इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो ये सभी जानते होंगे कि वर्णमाला में वर्ण संख्या कितनी बेटा, 52। ये किसकी संख्या है, वर्णमाला वर्णों की। ये क्वेश्चन भी आपका जेल डिपार्टमेंट जो एग्जाम हुई थी 2015 में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वर्णमाला में मूलतः वर्णों संख्या कितनी होती है। तो कितनी बेटा, 52। तो ये समझते हैं कि जो 52 वर्ण हैं वर्णमाला में, एक ये चीज़ है कि एक क्वेश्चन आया नहीं है पर ये आने के चांसेस हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि जो 52 वर्ण हैं उनको कितने आधार पे व्यवस्थित किया गया है। ये जो वर्णमाला आप देखते हैं, आज ऐसी वर्णमाला आप देख रहे हैं, ये आप देखते होंगे कि आ बड़ा ई ऐसा होता है, फिर काका गागा, तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। तो वर्णमाला को व्यवस्थित करने के होते हैं बेटा 2 आधार। एक तो होता है उच्चारण में लगने वाला समय, और नंबर 2 होता है बेटा उच्चारण स्थान, कि वो वर्णों को बोलने में समय कितना लग रहा है और वो किस स्थान से उच्चारित हो रहे हैं। आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि आ छोटा मतलब अ, ये होता है बड़ा, फिर ई बड़ी। तो ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे और ये उच्चारण स्थान के आधार पे क्या किया गया, व्यवस्थित। आप देख रहे हैं कि क च ट त प, ये जो है ये अलग अलग स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को एक साथ रखा है, इसीलिए हिंदी को वैज्ञानिक वर्णमाला कहा जाता है। एक बात याद है कि हमारी वर्णमाला कैसी बेटा, वैज्ञानिक है। इसका एक बेनिफिट ये है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वैज्ञानिक वर्णमाला होने की वजह से जब वो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को सीखता है, उसे सीखने में क्या होती है, आसानी। इसलिए हिंदी को बोला जाता है वैज्ञानिक वर्णमाला। आगे पढ़ते हैं कि मैंने ये बताया आपको कि हमारी जो वर्णमाला है 52 वर्णों की, उनको बांटा गया है 2 आधार पे, उच्चारण स्थान, उच्चारण लगने वाला समय। और इन 2 आधारों को लेकर वर्णमाला के कितने भेद कर दिए बेटा, 3। एक तो किया स्वर, दूसरा किया इसका व्यंजन, और एक और भेद बनाया क्या इसका, अयोग वाह, ये बनाया। तो ये मोस्ट IMP टॉपिक है, इनमें से हमेशा आते हैं क्वेश्चन, स्वर से भी क्वेश्चन आते हैं और ये संधि के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि अब स्वर क्या है, तो स्वर की परिभाषा बनाई, फिर उन वर्णों को उसमें डाला उसने 52 वर्ण में से। तो स्वर की परिभाषा ये है कि वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले व लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या कितनी है, 11। आप देख सकते हैं कि बड़ा, छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि, ये 11 स्वर हैं। ये मोस्ट IMP टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है
कि स्वर की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन जेल डिपार्टमेंट में 9 दिसंबर 2015 को 3 बजे आया हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई 11। अब इस स्वर के भी कर दिए उनने प्रकार, इस स्वर के क्या कर दिए बेटा, प्रकार कर दिए। तो स्वर के उनने किए 4 प्रकार, स्वर को 4 प्रकार में बांटा। नंबर 1 वो बोलते हैं लघु स्वर, नंबर को उनने बोला लघु स्वर। इसी को बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है, और इस समय गिनती हम कितनी करते हैं 1। छंद में अगर ये आता है तो इसको लघु मात्रा कहते हैं, और उसका चिन्ह क्या होता है, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं बेटा खड़ी पाई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लघु स्वर। और इसी को क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। तो ये क्वेश्चन आता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है बेटा, 4। ये आप याद रखेंगे, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, ये होते हैं बेटा 4 लघु स्वर। नंबर 2 एग्जाम्पल है अपने दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में सामान्य समय की अपेक्षा या लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, इन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी छंद में अगर ये दीर्घ स्वर प्रयोग होते हैं, इनकी मात्रा होती है गुरु, इसे बोलते हैं बेटा वर्तुल रेखा। क्या बोलते हैं इसे, वर्तुल रेखा। छंद में क्योंकि इसकी मात्रा गुरु है, इसलिए इसका एक नाम क्या है, गुरु स्वर भी इसे कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये होती है बेटा संख्या इनकी 3, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ, ये क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर की परिभाषा बिल्कुल सेम है, बस दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में बस एक माइनर डिफरेंस है कि दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ाई और बड़ा उ ये दोनों समान स्वरों के मेल से बनते हैं, और दीर्घ स्वर में जो 4 वर्ण होते हैं, संयुक्त स्वर में जो होते हैं 4 वर्ण, कौन कौन से होते हैं बेटा, वो ए, आई, ओ और औ, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। इनकी भी मात्रा गुरु होती है, इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, और इनमें बस ये डिफरेंस है दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में कि ये होते हैं समान स्वरों के मेल से, ये असमान। ए बनता है आ प्लस ई से, आई बनता है आ प्लस ए से, वैसे ही ओ बनता है आ प्लस ऊ से, और औ बनता है आ प्लस ओ से। ये हमको संधि में भी काम आएगा, याद रखिए। तो ये बनते हैं 2 असमान वर्णों के मेल से, और ये बनते हैं 2 समान वर्णों के मेल से। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं हालांकि, पर आए तो आप याद रखिए। प्लुत स्वर बोलते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग आजकल हिंदी भाषा में नहीं होता, इसके लिए हम इस शब्द का, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्लुत स्वर के बारे में ये बोलता है कि जिनका प्रयोग नहीं किया जाता उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर हिंदी भाषा में। इनके बारे में से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसके स्थान पे किसका उच्चारण होता है, जैसे कि प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होते हैं, अगर ऐसा लिखा प्रथमो अध या, ऐसा देखा होगा आपने, गीता भागवत में लिखा रहता है, तो ये प्लुत स्वर है। इसके स्थान पे किसका उच्चारण होता है, आ का उच्चारण होता है, और उच्चारण में लगता है त्रिगुना समय, इसीलिए इसे त्रैमासिक स्वर भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा, जहाँ स्वर की परिभाषा समाप्त होती है वहाँ से व्यंजन की परिभाषा शुरू होती है। वहाँ हमने पढ़ा था कि जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले व लिखे जाते हैं स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा ये है कि जो स्वर की सहायता से ही बोले व लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या है बेटा 33। कितनी संख्या है, 33। तो ऐसी परिभाषा है कि जो स्वर की सहायता से ही बोले व लिखे जाते हैं, व जो स्वर की सहायता से बोले लिखे जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। यदि ये स्वर की सहायता नहीं लेते तो हलंत के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, और हलंत वाले वर्ण शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ देखिए मैंने का से लेके ये मा तक ये जो मैंने व्यंजन लिख रखे हैं, इनमें मैंने क्या लगाया हुआ है, हलंत, क्योंकि व्यंजन को किससे डिनोट किया जाता है, हलंत से डिनोट किया जाता है। जब मैं आ लिखता हूँ तो इसमें कभी हलंत नहीं लगता। एक बात याद रखिए, स्वरों में कभी हलंत प्रयोग नहीं होता, व्यंजनों में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आ लिखा तो कोई मैं व्यंजन प्रयोग उसमें हलंत प्रयोग नहीं करता, जब क लिखा तो मैं किसका प्रयोग करता हूँ, हलंत का। मतलब ये क्या है, शुद्ध व्यंजन है। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं बेटा, 4 व्यंजन के होते हैं 4 प्रकार। एक होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 होता है बेटा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 होता है ऊष्म व्यंजन, व्यंजन। और नंबर 4 होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन मोस्ट एमपी है, इसके कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा ये है कि जिह्वा के मतलब जीभ के जिह्वा के स्पर्श करने मात्र से जो ध्वनि उच्चारित होती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं और कहाँ तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है बेटा 25। कितनी होती है बेटा? 25 होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या। तो ये जो क से लेकर माँ तक सारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में आगे ये है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25, जो 5 वर्गों में बटे हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये बटे कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये पूछा हुआ है कि इस वर्ग को क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम देते हैं क वर्ग। क वर्ग में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। तो स्पर्श व्यंजन में जो नाम दिया जाता है वो प्रथम वर्ण के आधार पर दिया जाता है। इसको बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये समझ आया बेटा? तो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? क से लेके माँ तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है। तो आपने देखा होगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, चा का उच्चारण स्थान क्या है, पा का उच्चारण स्थान क्या है, पा का वर्ग का नाम क्या है। तो ये ध्यान रखिए कि ये कैसे बनाते हैं चार्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क से। क से कहाँ तक आ रहा है? पा तक। तो हम स्टार्ट करते हैं कंठ से। इसको का की ध्वनि अगर आप यहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे, जब क ख ग घ इंग बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, झनझनाहट होती है। तो का उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा? कंठ। तो इससे जो ध्वनि उच्चारित होगी उसको क्या बोलते हैं? कंठ है। ये कंठ है ध्वनि होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जा चुका है। इसके बाद कंठ के बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? तालु। जो ऊपर आप जीभ टच करेंगे तो जो ऊपर बना हुआ चट्टान जैसा आपका, वो क्या कहलाता है? तालु। तो इसका दूसरा उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। इसको ध्वनि का नाम हो गया तालव्य। वैसे आगे बढ़ेंगे तो टा का उच्चारण स्थान क्या है? टा के पूरे वर्ग का, तो ये होता है बेटा मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा की ध्वनि का नाम होता है मूर्धन्य। अब मूर्धा किसे कहते हैं? अगर हम तालु से आगे बढ़ेंगे तो जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े कैसे होते हैं बेटा? ये तो हमारे दांत होते हैं, उसके आगे पीछे मसूड़े होते हैं, ऐसे ये ऐसे मसूड़े होते हैं। तो पीछे जो लगा हुआ है वो क्या है? मसूड़ा है। तो वहाँ वो टच करेगी ध्वनि, उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो मूर्धा के बाद क्या आता है हमारा? दंत। तो दंत का हो गया दंतय। और इसके बाद क्या आता है? ओष्ठ। तो पहले इसको बोला जाता था ओष्ठ, तो इसका ध्वनि का नाम क्या हो गया? ओष्ठ है। आई होप ये चार्ट आप बना पाओगे, बिल्कुल इस सीक्वेंस से बनाना, एग्जाम में चार्ट आधे मिनट में बन जाएगा आपका। ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं तो बताता हूँ आपको। ये थे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये इनके क्वेश्चंस आते हैं, बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि फा का उच्चारण स्थान क्या है, चा का उच्चारण बताओ, या इनके वर्ग का नाम बताओ। ये क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं। दूसरा, यहाँ देखो ध्यान से बेटा, ये मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ। किस में खींच रहा हूँ मैं? प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण कहलाता है अनुनासिक। अनुनासिक ये कहलाता है प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुनासिक। अब पूछा कि अनुनासिक कितने वर्ण होते हैं, तो अनुनासिक कितने वर्ण होंगे बेटा? 5 हो जाएंगे। कौन कौन से? इंगा, य, ण, न और म। ये क्या है? अनुनासिक है। और अनुनासिक की परिभाषा पूछता है कि अनुनासिक किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती, वो क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। कभी आप इंगा बोल के देखिए, नाक पकड़ के, नाक फूल जाएगी लेकिन इंगा निकल नहीं पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि इनके उच्चारण वायु कहाँ से निकलती है? मुख और नाक से। क्वेश्चन ऐसे आता है कि अनुनासिक वर्ण होते हैं, लिखा रहता है ऑप्शन ए वायु मुख से बाहर निकलती है, ऑप्शन बी नाक से बाहर निकलती है, ऑप्शन सी मुख और नाक दोनों से। तो आपसे कौन सा आंसर लगाना है? मुख और नाक। जिसमें वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। एक क्वेश्चन है जो अभी आया नहीं है पर कभी आया, ये क्वेश्चन बनाया तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये जो 5 वर्ग है क, च, ट, त, प, इसमें ये कि सबसे कठिन वर्ग कौन सा है? तो जो ट वर्ग है बेटा, ये किसको माना जाता है? कठिन वर्ग। इसको क्या मानते हैं हम? कठिन वर्ग मानते हैं। क्योंकि ट, ठ, ड, ढ, ण इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो सबसे कम है। चाहे वो सब्जियों के नाम हो, इन लोगों के नाम हो, फलों के नाम हो, चाहे पशुओं के नाम, वो सबसे कम होने की वजह से इस वर्ग को क्या मान लिया गया है? कठिन वर्ग मान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने लिखा था कि नंबर 1 व्यंजन में होता है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 में लिखा था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा ऐसी है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अंदर घुमड़ कर बाहर निकलती है उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, एक तो य, र, ल और व। तो अंतस्थ व्यंजन 4 कहलाते हैं। इसके बाद एक मैंने लिखा था नंबर 3, ऐसा लिखा था ऊष्म। बेटा इसी का एक और नाम है संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन।
तो ऊष्म या संघर्ष व्यंजन किसे कहते हैं? नाम से लग रहा है ऊष्म या ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, संघर्ष मतलब घर्षण होता होगा। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्म या संघर्ष व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। ये वाले देखो ये लिखे हैं श, स, और हा, इनकी संख्या होती है 4। तो ये ऊष्म व्यंजन हो गए और ये हो गए अंतस्थ व्यंजन 4। तो इनकी संख्या भी पूछता है और ये भी पूछता है कि ऊष्म व्यंजन कितने। ये सब क्वेश्चन जेल पेरी में और बाकी सब एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक आखिरी प्रकार था बेटा इसमें और एक कि ये लिखा था मैंने कि संयुक्त व्यंजन लिखा था, चौथा टाइप। मोस्ट IMP 2015 से लगातार हर एग्जाम में आ रहा है ये कि संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा बिल्कुल नहीं आती कभी। ऐसा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं कि जो व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनता है उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या जरूर पूछता है, संख्या कितनी है इसकी? 4। 6, एक होता है त्र, एक होता है बेटा ज्ञ और एक होता है श्रा श्रवण का। तो ये क्वेश्चन है मोस्ट IMP की, ये किससे मिलके बने, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखो 6 बनता है क हलंत वाला और शा, मोस्ट IMP क्वेश्चन। त्रा बनता है बेटा ता प्लस रा से, वैसे ज्ञा बनता है जा और प्लस इया से, और श्रा बनता है सा प्लस रा से। तो या तो ऑप्शन में ऐसा होगा, या तो ऑप्शन में ऐसा होगा। देखो या तो वो ऐसा करता है कि जेल पहरी में एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था जब उसने त्रा को तोड़ के लिखा था। कैसे? जैसे मैं इसको तोड़ूं, मैं इसको हलंत वाला लगा दूँ का, सा का भी वर्ण विच्छेद कर दूँ तो इसमें भी हलंत लगा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ बाहर आ जाएगा। तो ये भी सही है। या इसको लिखा त प्लस रा और यहाँ भी लगा दिया हलंत, ये भी सही है। वैसे लिखा ज के साथ इया प्लस आ, ये भी सही है। और सा के साथ रा हलंत और ये भी सही है। तो या तो ऑप्शन में ऐसा होगा बेटा, या तो ऐसा होगा। याद रखना हलंत कब कहाँ रहेगा? पहले वर्ण में ही हलंत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम इसके आगे। तो एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है कि विकसित वर्ण किसे कहते हैं। ये जेल पहरी 2015 को 11 दिसंबर को आया हुआ है 9 बजे कि द्विगुण व्यंजन या विकसित वर्ण किन्हें कहते हैं। तो विकसित वर्ण होते हैं 2, एक ड और एक ढ, जिसके नीचे क्या लगा हुआ होगा? नुक्ता। हम जो वर्णमाला में लिखते हैं वो ये ड है और ये ढ, इसके नीचे क्या लगा बेटा? नुक्ता नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इनमें याद रखना क्या लगा हुआ है? नुक्ता। इनका इसमें फ़र्क क्या है? इसमें और इसमें क्या फ़र्क है बेटा? यहाँ ध्यान से देखो, अगर लिखा मैंने डरना और मैंने लिखा यहाँ पे सड़ना, ये लिखा मैंने, देखो इसका उच्चारण क्या कर रहा हूँ मैं? डरना, डरना, ड कर रहा हूँ। यहाँ क्या बोल रहा हूँ? सड़ना। मैं सड़ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? सड़ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये वाला लगा हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया? विकसित वर्ण। तो ये आप याद रखें कि इनको पहले 2015 के पहले द्विगुण व्यंजन के नाम से आते थे। किस नाम से आते थे बेटा? द्विगुण व्यंजन। और अब ये आते हैं इस नाम से विकसित वर्ण। आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, विकसित वर्ण इस नाम से आते हैं कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 2, और विकसित वर्ण की संख्या कितनी है? तो 2। आगे चलते हैं। देखो जब उन्होंने वर्णमाला बनाई तो परिभाषा बनाई, उन्होंने बोला कि स्वर जो किसी की सहायता से बोले जाते स्वर कहलाए, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाए? व्यंजन। अब बचे लास्ट परिभाषा कि जो ना तो स्वर है और ना तो व्यंजन, वो क्या कहलाएंगे? अयोगवाह। तो तीसरा टाइप है अयोगवाह। तो वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं बेटा? अयोगवाह कहलाते हैं। तो इनकी संख्या है 2, एक होता है बेटा अम और एक क्या होता है? आहा। ये 2 हैं क्या? अयोगवाह हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? MPSI में 6 सितंबर 2016 को 9 बजे और जेल पेरी 5 दिसंबर 2015 को 3 बजे। अयोगवाह की संख्या होती है 2। तो इनको क्यों बोला कि ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन, ऐसा क्यों बोला? अगर इसको ओपन करके देखें तो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो आ है इसमें किससे मिलके बना है? आ लिखा हुआ है। आ क्या है बेटा? स्वर है। और प्लस ये क्या लगा हुआ है? इसको क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेटा अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार। ये अब वैसे भी इसको आप जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो क्या बोल रहे हो? अम बोल रहे हो। तो इसका मतलब लिखा क्या है? आ और आधा माँ लिखा है कि नहीं लिखा? तो ये एक स्वर है और ये क्या है? व्यंजन है। तो ये देखो, ये जो अनुस्वार है, ये जो माँ की बिंदी जिसको आप बोलते हो अनुस्वार, ये कितने वर्णों के बदले आता है? ये अनुनासिक के बदले आता है। अनुनासिक मतलब 5 वर्ण। कौन से? इंग, य, ण, न और म। केवल ये इन 5 वर्ण के बदले आता है। किसी के बदले भी आया होगा तो ये स्वर और ये क्या है? व्यंजन है।
तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्वर व्यंजन दोनों का मेल हो गया। वैसे ही आहा के बारे में अगर बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं, आहा, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ देखो ये बना है आ स्वर से, और ये क्या लगा हुआ बेटा, विसर्ग। तो विसर्ग में एक क्वेश्चन आता है कि विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, तो विसर्ग का उच्चारण होता है हा, ये आप याद रखिए, विसर्ग उच्चारण क्या होता है, हा। तो आ स्वर है, हा क्या है इसमें, व्यंजन, इसलिए ये भी क्या है, स्वर व्यंजन दोनों है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण से भी एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है, लेबर इंस्पेक्टर ग्रुप 4 8 जनवरी 2017 को। तो उसमें पूछा था कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध और सर्वमान्य रूप प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। तो वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध और सर्वमान्य रूप प्रदान करता है उसे कहते हैं व्याकरण। तो ये क्वेश्चन भी आप क्या करके रखें, इस क्वेश्चन को नोट कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं व्यापम में आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आज का वीडियो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा इस वीडियो में आप कमेंट करके शेयर करके बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सायोनारा।